गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, चलिए हेलो एल्केन्स। ठीक है, देखिए नाम से ही आपको बहुत क्लियर रहेगा। हेलो मीन्स व्हाट? हेलोजन ग्रुप, है ना, हेलोजन ग्रुप रहेगा, है ना। और एल्केन यानी कि एल्केन में से जब आपका एक हाइड्रोजन को जैसे हम रिप्लेस करेंगे, एक आपका क्या आ जाएगा, हेलोजन ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, दो हेलोजन आ जाएगा। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स जो एल्केन्स में या हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से और आपका हेलोजन का एडिशन होगा, उसमें रिप्लेस हो जाएगा और फिर ये क्या होगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये ग्रुप इसमें क्या होगा, आपका आएगा। बात समझ रहे? तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स बोलते हैं। यही चीज़ जब आपकी एरोमेटिक रिंग में या बेंजीन रिंग में, इस तरह की रिंग में जब हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह कोई हेलोजन ग्रुप आके अटैच होता है, तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, हेलो एरीन्स बोलेंगे। अभी उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसी का प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, कौन कौन से, इसी में आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस भी आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे का। ठीक, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम इन एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स में से बाय हैलोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन बोलते हैं, या फिर एराइल हैलाइड या फिर हेलो एरिन बोलते हैं। यानी कि हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, आपका हेलोजन ग्रुप आ जाएगा। तो उसके आधार पर अगर हम देखा जाए तो हम क्लासिफिकेशन, इसको कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए देखिए, पहला नंबर का जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितनी हेलोजन एटम की संख्या है उसके आधार पर पहला क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये देखो, अगर एक है हेलोजन ग्रुप तो क्या आएगा आपका, मोनो, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, अगर दो हेलोजन ग्रुप है आपका तो क्या होगा, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, तीन हेलोजन ग्रुप है तो क्या आएगा आपका, ट्राई हेलो एल्केन, है ना। ठीक है, ये सभी आपके किसके हैं, एलिफेटिक चेन में है ना। जब वही एरोमेटिक चेन में, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपका एराइल हैलाइड कैसा बनेगा, तो ये देखो, अगर एक जुड़ा हुआ है तो मोनो हेलो एरीन, दो अगर आपके हेलोजन ग्रुप है तो डाई हेलो, तीन है तो क्या हो जाएंगे आपके ट्राई हेलो एरीन। तो ये पहला नंबर का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द नंबर ऑफ आपका हेलोजन एटम्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहो तो फिर मोनो हेलो कंपाउंड्स जो होते हैं, मोनो हेलो कंपाउंड्स यानी कि आपके जिसमें केवल एक हेलोजन ग्रुप रहेगा, बात नहीं करेंगे बेटा उधर, जिसमें केवल एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है, उसका आप फिर से डिवीजन कर सकते हो। कैसे डिवाइड करोगे कि वो जो हाइड्रोजन ग्रुप आपका है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर डिवाइड करोगे। ठीक है, यानी अभी हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। पहले तो हमने कैसे पढ़ा, हाइड्रोजन के नंबर के आधार पर, मोनो, डाई, ट्राई। उसके बाद हम मोनो का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन विच द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड, यानी कि किस हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से आपका हेलोजन एटम जुड़ा है, क्या sp3 से जुड़ा हुआ है, क्या sp2 से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर। ठीक है, तो ये देखिए, पहला कंपाउंड ऐसा जिसमें कार्बन आपका sp3 रहेगा, उससे आपका क्या जुड़ा हुआ है, एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला इसमें देखिए एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, एल्किल हैलाइड्स को देखिए या फिर हेलो एल्केन्स। देखो, ये जो कार्बन है आपका क्या है, sp3 है। ये सभी कार्बन आपके क्या है, ये पूरे के पूरे कार्बन क्या है, sp3 है। ठीक, sp3 के बाद एक चीज़ और देखोगे, ये जो कार्बन है आपका कैसा है, प्राइमरी 1 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री हेलोजन वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका 2 डिग्री, दो तरफ से आपका क्या है, एल्किल ग्रुप जुड़ा है। यहाँ पर क्या था, एक तरफ से था, इसीलिए ये प्राइमरी है ना। फिर टर्शरी यानी कि तीनों तरफ से आपका जुड़ा हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। ये तीनों कार्बन आपके sp3 हैं। ठीक है, लेकिन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। समझ में आया, क्लियर है, इसमें डाउट तो नहीं है ना। ठीक, आगे बढ़े। उसके बाद आइए एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक हैलाइड्स में क्या होता है, आपका हेलोजन ग्रुप
हैलोजन ग्रुप जो रहेगा उस कार्बन से जुड़ा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, उसके जस्ट वाला कार्बन क्या रहेगा आपका, डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब आपका ये वाला जो हैलोजन ग्रुप है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड रहेगा। इस तरह की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक हैलाइड्स आपका एल्केन में भी आएगा और ये आपका एराइल में भी आएगा, ठीक है। जैसे ये वाला देख लो, ये वाला क्या है आपका, ये आपका एक हैलोजन ग्रुप है, देखो है ना, ये क्या है आपका, आपने यहाँ पर क्या किया, हैलोजन ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद वाला जो कार्बन है यानी ये वाला कार्बन, ये कैसा है आपका, डबली बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है। इस तरह का अगर आपको कहीं पोजीशन देखने को मिलता है तो उसको आप क्या बोलोगे, एलिलिक हैलाइड्स। फिर से एक बार करके देख लो, आपने यहाँ पर मान के चलो क्लोरीन को जोड़ा है, ठीक है, इस कार्बन से जोड़ा है, ठीक है, इस कार्बन से आपने जोड़ा, इसके बाद वाला कार्बन यानी यहाँ पर जो कार्बन रहेगा वो क्या रहेगा आपका, डबली बॉन्डेड रहेगा। बात समझ में आ रही है। इस तरह की पोजीशन में अगर रहेगा तो आप क्या बोलोगे, उसको एलिलिक हैलाइड्स बोलोगे। उसके बाद आपका आता है बेंजिलिक हैलाइड्स। जब यही कंडीशन आपको बेंजीन रिंग में देखने को मिले, बेंजीन रिंग में आपका डायरेक्टली नहीं जुड़ा रहेगा हैलोजन ग्रुप, बात समझ में आ रही है, ये वाले बेंजिलिक हैलाइड्स में, These are the compounds in which the halogen atom is bonded to the sp3 hybridized carbon। आपको पता है कि बेंजीन में कोई भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, डबल बॉन्ड रहता है जो कि घूमता रहता है, पाई बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, आपने बेंजीन रिंग बना ली, ठीक है, उसके बाद आपने एक कार्बन बना लिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई आपका हैलोजन ग्रुप रहेगा, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह का जब रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजिलिक हैलाइड्स। एलिलिक जब एलिफेटिक में रहेगा और फिर जब आपका बेंजीन के साथ इसी तरह का बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा हैलाइड्स का, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, बेंजिलिक हैलाइड्स। ये सभी आपके कैसे हैं, एग्जाम्पल जितना भी अभी हमने देखा ये सब कैसा है आपका, मोनो हैलाइड्स का है, सब जगह एक ही एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसी का हम लोग ने भी क्या कर पढ़ा है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ा है, ठीक। उसके बाद दूसरा देखिए, उसी में देखिएगा कंपाउंड्स जिसमें आपका हैलोजन की बॉन्डिंग किस पे हो रही है, sp2 कार्बन से होगी, यानी डबली बॉन्डेड कार्बन, मतलब ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है, मतलब हैलाइड ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो कि आपका दूसरे वाले कार्बन के साथ क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। बात समझ में आ गई है ना। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, आपका हैलोजन ग्रुप देखिए डायरेक्ट बेंजीन रिंग से क्या हो गई, जुड़ गई, क्योंकि आपका हमने क्या बताया था आपको अभी कि बेंजीन रिंग जो होती है वो सभी कार्बन कैसे होते हैं आपके, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं जी, है ना। तो अब यहाँ पर जो हैलोजन होगा वो डायरेक्टली आपका इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। ये आपको क्या बोलोगे, आप हेलो एरिन्स बोलोगे। ये क्या था आपका, बेंजिलिक हैलाइड्स, नाम बदल जाएगा, ठीक है, बेंजिलिक हैलाइड्स। और ये क्या कहलाएगा आपका, हेलो एरिन्स या फिर एराइल हैलाइड्स। बात समझ में आई है ना, नाम भी चेंज हो रहा है ना, ठीक। फिर आ जाइए विनिलिक हैलाइड्स। यही चीज़ जब आपकी एलिफेटिक में होने लगे, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से आपका जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि यहाँ पर वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपका एक हैलोजन ग्रुप है। बात समझ में आ रही है। डबली बॉन्डेड कार्बन से जब आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जब वो आपका रिंग में होता है तो उसको हम हेलो एरिन्स या फिर एराइल हैलाइड्स बोलते हैं। ये चीज़ जब आपकी उसमें होती है, चेन में होती है, तो आप क्या बोलोगे, इसको विनिलिक हैलाइड्स बोलोगे। बात समझ में आ रही है, समझ में आई है ना, डाउट तो नहीं है इसमें किसी को। बेंजिलिक, विनिलिक, एलिलिक, एलिलिक और बेंजिलिक, एलिलिक और बेंजिलिक, उसमें किस में जुड़ा हुआ था, वो हैलाइड ग्रुप आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में जुड़ा हुआ था, है ना। और एलिलिक में हमने क्या पढ़ा था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में जुड़ा हुआ था और उसके बाद वाला जो कार्बन था वो डबली बॉन्डेड था, है ना। यही पढ़े थे ना अभी, ये देखो, ये देखो एलिलिक वाला, यही पढ़े हो ना अभी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, और उसके बाद वाला कार्बन क्या है, वो डबल बॉन्डेड फॉर्म करता है, ठीक। विनिलिक में क्या होता है, वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से ही क्या करता है,
जुड़ जाता है। देखो यहाँ पर डायरेक्टली क्या किया, इस कार्बन से ये जुड़ गया है। बात समझ में आ रही है? डाउट तो नहीं रहेगा? आपका एलिलिक और विनिलिक पोजीशन याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। फिर आइए अब हम इसको कैसे बनाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप एल्केन में से हाइड्रोजन को निकाल दो और क्या करो, आप उसकी जगह पर हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ आपके रिएजेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हम हाइड्रोकार्बन से ही हेलो एल्केन को बनाएंगे। तो उसमें आपका सबसे पहला है बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, यानी कि हेलोजनीकरण, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा आपका, ये आपका हेलोजन ग्रुप है ना। देखो क्या होगा, CH3 CH3, यहाँ पर आपका हेलोजन ग्रुप आ गया, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में होता है, आपका यूवी लाइट होना चाहिए या फिर हीट इसको दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2X, और यहाँ पर क्या निकल गया आपका HX, हेलोजन एसिड यहाँ पर आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, सिंपल। ये वाला जो आपका है ना, ये क्या होगा, ये कैसा है आपका X और ये X है, ऐसा है ना, ये इस तरह से है ना। तो एक क्या होगा आपका, इसके पास हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। अभी हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, ठीक है। SN1 पढ़ेंगे, SN2 पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी, एलिमिनेशन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक जो आपका बच गया, इस निकले हुए हाइड्रोजन के साथ वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाकर हेलोजन एसिड बना लेगा। बात समझ में, रिएक्शन समझ में आया? एक बार और समझाऊं, देखो कैसे होगा। ये देखो CH3 CH2, और इसको मैं अलग से लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, उसी को मैंने अलग से लिख दिया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, ये हेलोजन है, तोड़ के लिख दूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक। उसके बाद आपने इसको यूवी के प्रेजेंस में या फिर आपने इसको हीट किया, तो क्या होगा, ये वाला जो है और ये जो है, ये जुड़ के अलग निकल जाएंगे। अब यहाँ पर जगह खाली हो गई, तो ये जो आपका है यहाँ पर आके ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका CH3 CH2X प्लस HX प्लस HX। समझ में आ गया? ठीक है, रिएक्शन समझ में आई ना? ठीक, अगर ये रिएक्शन समझ में आ गई तो आगे की रिएक्शंस भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखो क्या है, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड को पहले हमको हटाना भी तो पड़ेगा, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड को हटाने के लिए हाइड्रोजिनेशन करोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाइड्रोजिनेशन किया, डबल बॉन्ड टूटा। और क्या करोगे आप, साथ में हेलोजिनेशन भी करोगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको हेलो एल्केन चाहिए। तो यहाँ पर देखो कैसे करोगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर ध्यान देना। अब ये बताओ, अब हम इसका रिएक्शन तो HX से करा देंगे, हेलोजन एसिड से, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी है ना। अब बात आती है यहाँ पर कि जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा और हेलोजन कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई परऑक्साइड वगैरह यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको फॉलो करेगा आपका मार्कोनिकफ रूल। क्या फॉलो करोगे यहाँ पे, मार्कोनिकफ रूल। मार्कोनिकफ रूल क्या बोलता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट रूल है। मार्कोनिकफ रूल ये बोलता है कि जब भी कोई एसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, ये भी क्या है आपकी एसिमेट्रिकल एल्कीन है ना, जब भी कोई एसिमेट्रिकल एल्कीन टूटती है और उसमें हाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस हो रहा है, तो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कार्बन की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है। हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाकर जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। तो अब आप मेरे को यहाँ पर देखकर बताइए, नंबर 1 ये और नंबर 2, हाइड्रोजन की संख्या किसके पास ज़्यादा है, नंबर 1 के पास है ना। तो ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है वो किसके पास चला जाएगा, इस नंबर 1 वाले कार्बन के पास चला जाएगा। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CHX। अब ये जो X है ये किसके पास चला जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। बात समझ में आ गई, ये रिएक्शन समझ में आया, इसको हम बोलते हैं मार्कोनिकफ रूल। क्या चीज़, मार्कोनिकफ रूल इसको बोलते हैं, मार्कोनिकफ रूल, हाँ ठीक है। लेकिन जब यही रिएक्शन आप परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराओगे तो उल्टा हो जाता है, एंटी मार्कोनिकफ इफेक्ट
आने लगता है। जब वो चीज़ आएगी तो अब बता देंगे हम आपको। ये समझ में आया? एल्कीन का डबल बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कार्बन की संख्या ज़्यादा है, और हैलोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। बात समझ में आई? और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? देखो रिएक्शन को ना कभी मैं रटने को नहीं बोलती हूँ, अगर आप समझ जाओगे आप बहुत आसानी से बना लोगे। समझ में आ गया? दोनों रिएक्शन समझ में आई है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का क्या करना है आपको? हैलोजिनेशन करना है। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ वाली कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि दोनों आपका क्या है, X और X है। ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप के सॉल्वेंट में के प्रेजेंस में होता है। तो जब यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड आपका, ये दोनों कार्बन के बीच में ये बॉन्ड टूटेगा तो एक हैलोजन यहाँ चला जाएगा और एक हैलोजन क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो डाई हैलोजन कंपाउंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, इसका केवल हैलोजिनेशन कर रहे हैं, हाइड्रो हैलोजिनेशन थोड़ी कर रहे हैं। बात समझ में आ गई है ना? तो अगर जब कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि कहाँ पर क्या जाए, हैलोजन है, कोई भी हैलोजन किसी भी कार्बन के पास जाने के लिए फ्री है। तो यहाँ पर चला जाएगा और एक आपका यहाँ पर चला जाएगा। क्लियर है? रिएक्शन समझ में आ रही है ना? सिंपल रिएक्शन से अगर समझ जाओगे ना तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम अच्छे से समझा रहे हैं। हम रटने को कभी किसी बच्चे को नहीं बोलते। ये तो बोलते हैं ना, अरे रट लो ना, क्या है, रटने वाला चीज़ नहीं है, भूल जाओगे आप। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रॉम एल्कोहल, ये भी बहुत सिंपल है। एल्कोहल में से आपको क्या करना है, सिंपल OH ग्रुप को क्या करना है, हटा देना है। क्या करना है, OH ग्रुप को हटा देना है, और जो आपका जो हैलोजन वाला ग्रुप है इसमें क्या करना है, आपको जोड़ देना है। देखिए वही चीज़ हुई है वही चीज़। बाकी आपका क्या बच जाएगा, आपका इसके साथ रिएक्ट करके आपका बचा हुआ बाई प्रोडक्ट रहेगा। बात समझ में आई? मेन प्रोडक्ट आपका ये रहता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, इसको भी हम लिखने के लिए टाइम दे देंगे, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे एल्कोहल से बनाने के लिए, क्या किए, एल्कोहल से बनाने के लिए देखिए, एल्कोहल से बनाने के लिए आपको क्या करना है, केवल एल्किल ग्रुप से OH को निकालना है। यहाँ भी हम वही कर रहे थे ना, ऊपर क्या कर रहे थे, हम हाइड्रोजन को निकाल रहे थे, हैलोजिनेशन कर रहे थे। जब यहाँ पर आपको OH को निकालना है और जो भी ग्रुप दिया हुआ है आपका उसके साथ आपको क्या करना है, रिएक्शन करा के हैलोजन को यहाँ पर ऐड कर देना है। बाकी जो बचा हुआ रहा कि बचेगा क्या, अब बचने वाली जब बात आ जाती है तो याद रखिएगा, जहाँ पर आपका इस तरह का हो HCl, ठीक है, यहाँ पर HCl HX, तो यहाँ पर ये भी प्रोडक्ट निकलते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट भी आपको देखेंगे निकलते हुए, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कहीं पर वाटर निकलेगा, कहीं पर हैलोजन एसिड भी निकलेगा, कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड की गैस निकलेगी। अगर सल्फर SO है तो सल्फर डाइऑक्साइड की गैस निकलेगी। अगर आपका H ये है और H ये है तो क्या बन जाएगा, देखो H2O बन जाएगा। आप खुद से बना लोगे। बात समझ में आ रही? इस रिएक्शन को बनाओ, अपने आप बना लोगे, एकदम सिंपल रिएक्शन है ये। ठीक, उसके बाद अगर आप इसकी बात करते हो तो HX कंबाइंड हो गया तो क्या क्या बचा बताओ, SO2 बचा, SO2 बना, और एक H बच गया आपका, HCl बनेगा। क्योंकि क्या हो गया यहाँ पर देखो, एक Cl बच गया, 2 Cl है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक RCl तो बन गया और एक क्या बनेगा आपका, HCl बनेगा। इस तरह से होता है। ठीक है, ये वाला जो H है वो क्या बनेगा आपका, HCl बना लेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आई समझ में? आ गई? SO2 HCl और RCl। फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपने 3 मोल्स लिए हुए हैं इसके, तो 3RX, बाकी क्या बनेगा आपका H3PO3। इसी तरह से यहाँ भी आप देखिए क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट आपका एल्किल हैलाइड है वो बन गया, उसके बाद POCl3 और HCl। ठीक है, यहाँ का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपने रिएक्शन किससे करवाई है। अगर सल्फर है, SO है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो है ना? PCl5 है तो POCl3 बनेगा। तो ये आपका अंडरस्टूड है कि कौन से बाई प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक, आगे देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यानी
कि अगर हमको क्या करना है, हैलोजन का एक्सचेंज करना है, ये ऑलरेडी एक आपका हैलाइड है, लेकिन कौन सा वाला आपका ये है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। हमको क्लोरीन ब्रोमीन को हटाकर क्या लगाना है यहाँ पर, आयोडीन। तो फ्रैंकस्टीन रिएक्शन का एक शॉर्टकट होता है R की X के बाद के पास कौन गया, नाई गया। कौन गया, नाई गया। किसके पास गया, R की X के पास गया। ठीक है, R की X के पास नाई गया। ठीक है, और फिर क्या बचा, बस राई बचा और सबका नाश हो गया, NaX। सिर्फ राई बचा और सबका नाश हो गया, यानी NaX। ये एक तरीका होता है याद करने का। नेम्ड रिएक्शंस हम कोशिश करेंगे जो हमको याद है, या कुछ आपके लिए हम सर्च करके लाएंगे ताकि आप याद कर लें। तो फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन तो याद हो गई होगी। R की X के पास कौन गया, नाई गया। नाई गया तो क्या बचा, राई बचा और सबका नाश हो गया, NaX। ठीक है, ये जो रिएक्शन होगी किसके प्रेजेंस में होगी, ड्राई एसीटोन। ठीक है, बात समझ में आई, क्योंकि नाई पानी ले जाना भूल गया था, ड्राई एसीटोन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन, ये रिएक्शन यूज़ की जाती है आपकी एल्किल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए। ये सबसे बेस्ट है। इसको आप कैसे कर सकते हो, इसमें भी देखिए आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब ये X आपका क्या है, ये हट के यहाँ आ जाएगा और फ्लोरीन जो है इसकी जगह चला जाएगा। ठीक है, X आपका क्लोराइड या ब्रोमाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपके मेटेलिक फ्लोराइड्स के प्रेजेंस में बहुत अच्छी होती है, जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड है, मर्कुरी फ्लोराइड है, कोबाल्ट फ्लोराइड है। तो मेटेलिक फ्लोराइड्स के प्रेजेंस में स्वार्ट्स रिएक्शन होती है, जिसमें कि आपका एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ये कहलाता है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है ना। ठीक, उसके बाद देखो इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ। इतना ही प्रिपरेशन पढ़ना है आपको, 3-4 प्रिपरेशन है, इसको पढ़िएगा, रिएक्शन को बनाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आ जाइए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। नंबर 1 है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, आपको उतना ही हीट क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। जितना हीट सप्लाई करोगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इसलिए इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह से ये आपके मॉलिक्यूलर वेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका जितना ज़्यादा वेट रहेगा उसको हीट करने में आपको उतनी ही हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी ना, इस तरह से, है ना, उतनी आसानी से ये क्या होगा, आपका टूट जाएगा, क्योंकि संगठित नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा कम रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, मोर ब्रांचिंग लेस बॉइलिंग पॉइंट। बात नहीं करिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखिए। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि हैलोजन डेरिवेटिव बना किससे, अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, कारण बताना है। हैलोजन डेरिवेटिव आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके कारण होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। किसका, हैलोएल्केन्स का। किसकी तुलना में, हाइड्रोकार्बन की तुलना में। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखिए क्या होता है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप यानी कि जो ग्रुप निकल कर जा रहा है, लिविंग का मतलब क्या है, जो छोड़कर जा रहा है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप इज ए स्पेसिफिक स्पीशीज दैट डिपार्ट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लिविंग ग्रुप है वो हट जाएगा और अपने साथ क्या लेके चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है तो वो कैसा होगा, जनरली वो कैसे होंगे, एनायन होंगे, क्योंकि उनके ऊपर क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो लिविंग ग्रुप समझ में आया। लिविंग ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि निकल कर जाता है, डिपार्ट होकर जाता है और अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है। तो जनरली वो आपके कैसे होते हैं, एनायंस होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं हम Rx की, तो Rx में आपका ये क्या हो गया, X जब निकल के जाएगा बाहर तो ये क्या बन जाएगा, X माइनस। ये किसके प्रेजेंस में होगा, आपके न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, आपका R के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, लिविंग ग्रुप
जितना अच्छा आपका ये स्टेबल रहेगा एनायन, उतना अच्छा क्या रहेगा आपका लीविंग ग्रुप रहेगा, क्योंकि उसको अकेले स्थिर रहना पड़ेगा, स्टेबल रहना पड़ेगा। अगर आप अकेले स्टेबल नहीं रह पाओगे तो आप भागोगे ना इधर उधर, दैट मीन्स यू शुड बी स्टेबल। अगर आप इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहे हो दैट मीन्स यू शुड बी स्टेबल। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीविंग ग्रुप एबिलिटी। बात समझ में आ रही है? यहाँ से नीट और जेई वही निकाल पाएगा जिसमें होगा दम, है ना, वही चीज़ है यहाँ पर। बात समझ में आई? लीविंग, ठीक है, ताकि आपकी क्या रहेगी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। वीकर बेसिस आर गुड लीविंग ग्रुप, जो बेस वीक होता है वो ज़्यादा अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए सॉल्वेंट में आइए। सॉल्वेंट आप दो तरह का पढ़ोगे। सॉल्वेंट यानी कि जिसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं, घोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो तरह के होते हैं, एक पोलर होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन जो रहेगा वो डायरेक्टली अटैच रहेगा किससे, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इसकी क्या होती है, डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह का अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो, जैसे H2O है, ROH है, ठीक है, ये सब आपका क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। पोलर मैंने क्या, जिसमें पोल्स बन सके। बात समझ में आ रही है? तो इन सब में आपको पोल्स बनाने के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और जब इस तरह के जो सॉल्वेंट होते हैं, कैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो कैटायन और एनायन दोनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्वेट कर सकते हैं। सॉल्वेट करने का मतलब होता है कि अगर आप इसमें NaCl को घोलोगे, NaCl इसमें डालोगे, तो सोडियम का प्लस क्या होगा, आपका ऑक्सीजन के नेगेटिव से जाकर एसोसिएट होगा, है ना। NaCl कैसा होता है, NaCl अगर आप तोड़ते हो तो Na+ हो जाता है और क्या हो जाता है, Cl- हो जाता है। तो ये जब होगा तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो सोडियम, अगर आप वाटर में इसको घोल रहे हो तो सोडियम किससे जाकर जुड़ेगा, वाटर के ऑक्सीजन से जाकर जुड़ेगा, है ना। और जो Cl- है वो किससे जाकर जुड़ेगा, हाइड्रोजन से जाकर जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है इसमें कैटायन और एनायन दोनों का क्या होता है, सॉल्वेशन होता है, सॉल्वेट होते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये सब एग्जांपल्स देखिए, ठीक है, DMA, DMF, ठीक है, ये सब आपके DMSO, ये सब आपके क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कैटायंस होते हैं उन्हीं का सॉल्वेशन होता है। मतलब जब आप इसमें अगर NaCl जैसी कोई चीज़ डालोगे ना तो क्लोरीन से आकर ये वाले जो आपके सॉल्वेंट है वो नहीं जुड़ेंगे, केवल और केवल कैटायन यानी कि Na+ उसी से आकर ये जुड़ते हैं। याद रखिएगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में केवल और केवल कैटायन का सॉल्वेशन होता है, ठीक है, सॉल्वेट होते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आपका बेंजीन है, CH2 है, ये सब क्या होते हैं, इसमें आपका न कैटायन का और न एनायन किसी का भी आपका सॉल्वेशन नहीं होगा, ये सॉल्वेट नहीं होंगे। बात समझ में आई, है ना। याद रहेगा पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, है ना, तीन तरह के सॉल्वेंट, ठीक। उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर हम बात करते हैं, इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट न्यूक्लियोफाइल इज एबल टू अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कहने का मतलब है कितनी तेजी से कोई न्यूक्लियोफाइल जाकर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है आपका, न्यूक्लियस लविंग होता है, यानी कि उसके पास कैसा होगा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो वो कहाँ जाकर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा, इलेक्ट्रॉन लविंग यानी ये पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कैसा हो गया आपका, नेगेटिव चार्ज। तो ये कहने का मतलब ये है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम ये बोल सकते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल की वो क्षमता जब वो इलेक्ट्रोफाइल के पास कितनी तेजी से जाकर अटैक कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। अगर हम बेसिसिटी की बात करते हैं तो वो आपकी क्या होती है, वो एक तरह की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है। बात समझ में आई।
ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों को यूज़ किया जाता है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में हम बेसिसिटी को और न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम जब ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तब ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब बात आती है किन चीज़ों पर आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी निर्भर करती है, ठीक है। तो पहला ये है, ए नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड, यानी कॉन्जुगेट एसिड से अगर आप तुलना करते हो तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है। अक्रॉस द पीरियड, जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो दोनों का आपका बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी उसका ऑर्डर जो है आपको सेम देखने को मिलेगा। अगर बढ़ रहा है तो सब बढ़ेगा, घट रहा है तो दोनों घटेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका व्हेन द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज डिफरेंट इन साइज, अगर साइज उसका अलग अलग है इन ए ग्रुप, देन रोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब डाउन द ग्रुप रोल ऑफ द सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर मे और मे नॉट बी सेम। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर फर्क देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या हो गया आपका, बदल गया। जब सॉल्वेंट बदल जाएगा तो क्या होगा, आपका ऑर्डर भी आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का साइज अलग है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, नीचे की ओर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो उस समय अगर हम बात करते हैं तो हम किस आधार पर डिसाइड करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और आपकी बेसिसिटी को, तो वहाँ पर हमको ध्यान देना है सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट अलग अलग है तो ऑर्डर भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हो तो सबसे अच्छा आपका क्या है, आयोडाइड, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ये। अगर आप किसकी बात कर रहे हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर ये रिएक्शन हो रही है तो। लेकिन अगर आप पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहे हो, ए प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, केवल और केवल कैटायंस का सॉल्वेशन होता है, एनायंस का नहीं होता है। यानी एनायन छोटा रहेगा तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ तो साइज बढ़ रहा है। बात समझना, इसको मैं जोड़ के आपको समझाना चाह रही हूँ, है ना। क्योंकि अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहे हो तो अगर बड़ा भी है एनायन तो उसका सॉल्वेशन होगा, सॉल्वेट होगा वो। लेकिन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, केवल कैटायंस का सॉल्वेशन होता है, एनायंस का सॉल्वेट नहीं होते। तो वहाँ पर आपका जो छोटा रहेगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है बाकी सबकी तुलना में, नो सॉल्वेशन ऑफ एनायन, देखिए वही रीज़न है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप बेसिसिटी ऑर्डर में जाते हो तो बेसिसिटी ऑर्डर इसका ऐसा होता है, रिगार्डलेस ऑफ प्रोटिक और ए प्रोटिक सॉल्वेंट, केवल बेसिसिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे थे। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बेसिसिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो बेसिसिटी में क्या होना चाहिए, साइज हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या लेके चलोगे, आप लेके चलोगे कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि ये वाला कंडीशन लेके चलो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है, इस कंडीशन को लेके चलोगे आप, ठीक है। जब सेम डोनर होते हैं ना तो लगभग आप ये मान के चलो कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, ठीक।